नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं पॉलिटी का जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डाला था उसमें आर्टिकल 356 को डाला था और उसके प्रभाव की चर्चा की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आर्टिकल 360 को देखेंगे और अनुच्छेद 360 का भारत की राजनीतिक व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज की चर्चा करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा लेक्चर होगा और मुश्किल से 15 से 20 मिनट तक जाएंगे हम लोग इसमें। लेकिन ये क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम पूरी तरह सब चीजों को देखेंगे कि वित्तीय आपातकाल क्या है, वित्तीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इसका प्रयोग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन लोग। जैसा कि आपको दिख रहा है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल को क्यों लगाया जाता है हम लोग ये भी समझ जाते हैं। यहां पर भारत के संविधान में अगर हम वित्तीय आपातकाल को देखें तो ये पार्ट 18 में भाग 18 में अनुच्छेद 360 के तहत इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 360 के तहत इसका वर्णन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि किन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये बताया गया कि अगर देश में वित्तीय अस्थिरता की स्थिति हो, देश में वित्तीय अस्थिरता की स्थिति हो, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अगर देश में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की कंडीशन बन रही है। और दूसरा इसमें यह बताया गया है कि यदि मुद्रा तरलता का अभाव होने लगे तो इस कंडीशन पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में यद्यपि अभी तक वित्तीय आपातकाल को एक बार भी नहीं लगाया गया है, लेकिन इस आपातकाल के लगने पर भी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है पूरी तरह से एकात्मक हो जाती है। खास तौर से जो राज्यों के वित्तीय अधिकार हैं वह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होने लगते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, निर्भर हो ही जाते हैं। वित्तीय आपातकाल को लगाया कैसे जाता है इसको समझिएगा। वित्तीय आपातकाल को जो लगाने का तरीका है, यहां पर कैसी परिस्थितियां बनेंगी तो याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगा और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल को लगा देगा, इसकी घोषणा कर देगा। समझना, यहां पे मंत्रिपरिषद है ना कि कैबिनेट। सिफारिश की बात कही गई है ना कि लिखित। जैसी सिफारिश रहेगी सिफारिश कर दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा और इस सिफारिश पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को अनुच्छेद 360 को लगा देगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी। अब प्रक्रिया क्या होगी, इसको कैसे सस्टेन करना है। तो अब संसद के पास 2 महीने का समय रहेगा। 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन इसको साधारण बहुमत से पारित करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों चीज की बात कही, एक तो 2 महीना कहा और दूसरी चीज हम लोगों ने कहा है साधारण बहुमत की बात कही है, सिंपल मेजोरिटी की बात कही है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो अब जो आपातकाल है वो आगे बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे से कंपेयर करा रहा हूं, समझना। जब हमने राष्ट्रीय आपातकाल 352 की चर्चा की थी तो हमने कहा था कि राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा के बाद जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा एक बार में 6 महीने के लिए जाएगा। इसी तरह हमने राष्ट्रपति शासन के लिए भी पढ़ा था कि जैसे ही संसद पारित करेगी वो 6 महीने तक जाएगा। लेकिन यहां पर बिल्कुल अलग परिस्थिति है। संसद के एक बार पारित करने के बाद यह अनिश्चित समय तक लागू रह सकता है। बहुत अच्छे समझिएगा, 6 महीने वाली कंडीशन नहीं लागू हुई, एक बार है तो ये अनिश्चित समय तक लागू रहेगा। अनिश्चित समय तक ये हमारा
लागू रहेगा, इस पे ध्यान रखना है हमको कि अनिश्चित समय तक ये लागू रहेगा। ठीक है, तो क्या ये प्रावधान अनिश्चित वाला जो है, इंडेफिनिट टाइम वाला प्रावधान जो है, क्या यह मूल संविधान का हिस्सा था? तो बिल्कुल नहीं। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 से ऐसा जोड़ा गया कि यदि एक बार वित्तीय आपातकाल संसद के द्वारा अप्रूव्ड हो जाता है तो यह अनिश्चित समय तक लागू रह सकता है। तो ये हमारा बिल्कुल समझने की बात है। ये हो गई प्रक्रिया, इसको लगाने की प्रक्रिया क्या होती है वित्तीय आपातकाल की। जैसा कि मैंने कहा कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल को नहीं लगाया गया है। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि इसका भारतीय राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है। इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पहला शब्द कहा कि जो संसद की वित्तीय शक्ति है वह इतनी विस्तारित हो जाएगी कि राज्यों की वित्तीय शक्तियों पर अपना प्रभाव डालेगी। दूसरे शब्दों में कहें, राज्यों की वित्तीय शक्तियां पूरी तरह से संसद के नियंत्रण में आ जाती है, पूरी तरह से संसद के नियंत्रण में आ जाती है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो पहला अगर हम लोग देखें तो पहला प्रभाव तो ये रहेगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे वित्तीय संदर्भ में। ठीक है, दूसरी बात, जितने भी वित्त विधेयक, धन विधेयक राज्य सरकार के द्वारा जो पारित किए जाएंगे, राज्यपाल उनको केंद्र सरकार के पास आरक्षित करेगा और केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी, राष्ट्रपति उस पर आखिरी निर्णय लेगा। पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा सकता है कि वह राज्य सरकार के सभी अधिकारियों के वेतन भत्तों पर आवश्यक कटौती करे। तीसरी बात, ये भी केंद्र सरकार अपने लिए भी लागू कर सकती है कि केंद्र सरकार के स्तर पर कार्य करने वाले सभी अधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल में न्यायपालिका पर भी प्रभाव पड़ेगा और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। जिला न्यायालय, यहाँ पर जिला न्यायालय के संबंध में निर्णय लेगा राज्य सरकारें और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के संबंध में निर्णय ले लेगी संसद, ले लेगी या केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले लेगी। ये तो हो गई वित्त पर प्रभाव। ये ध्यान रखना है कि वित्त से संबंधित, यहाँ पे जो चीज बता रहा हूं बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना। वित्त से संबंधित जो भी निर्णय लिए गए हैं केंद्र व राज्य के बीच में, जो एक नया फॉर्मूला डेवलप किया गया वित्तीय आपातकाल लगाने के बाद, वो जो नया फॉर्मूला बनाया गया है वो फॉर्मूला सस्टेन कब तक करेगा। मान लीजिए कि वित्तीय आपातकाल जनवरी को खत्म हो गया तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, या मान लीजिए कि वित्तीय आपातकाल मई में खत्म हो गया, तो जो नया फॉर्मूला है वह पूरा सस्टेन करेगा आगामी 31 मार्च तक। ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीनों चीज की तुलना करके सिखा देता हूँ। आर्टिकल 352 में ये कहा गया कि जब अनुच्छेद 352 खत्म होगा तो जो राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाया गया है संसद के द्वारा, वह कानून इस खत्म होने के 6 महीने तक लागू रहेगा। ठीक है, 356 के बारे में ये कहा जाता है कि अगर 356 के लागू होने पर संसद ने राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनाया तो वह कानून तब तक लागू रहेगा जब तक उसको निरस्त करने के लिए या उसको बदलने के लिए राज्य की विधानसभा अलग से एक कानून पारित नहीं कर देती है। मतलब 6 महीने वाला कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं है। जबकि हम लोग ने वित्तीय आपातकाल में ये समझ लिया है कि वित्तीय आपातकाल के लगने पर केंद्र व राज्य के बीच में जो एक नया वित्तीय फॉर्मूला का विकास किया गया है वह तब तक लागू रहेगा जब तक कि वह फाइनेंशियल ईयर समाप्त नहीं हो जाता। मतलब यहाँ पे 6 महीने की बाध्यता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, क्या वित्तीय आपातकाल के लगने के बाद मूल अधिकार में कोई प्रभाव पड़ने वाला है? तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार पर
कोई प्रभाव वित्तीय आपातकाल का नहीं पड़ता है। मूल अधिकार का कोई भी प्रभाव जो है, मूल अधिकार पर कोई प्रभाव वित्तीय आपातकाल का नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। क्या दूसरा क्वेश्चन ये आपके मन में आ रहा होगा, क्या राज्य की सरकारों को भंग कर दिया जाता है, राज्य की विधानसभाओं को भंग कर दिया जाता है? तो ना तो राज्य की सरकार भंग होती है और ना ही राज्य की विधानसभाएं भंग होती हैं, बल्कि यह केंद्र के नियंत्रण में कार्य करने लगती हैं। बस इतना परिवर्तन आता है। भारत की जो एक संघात्मक व्यवस्था सामान्य परिस्थितियों में दिखती है, वह एक जो है कैसे बदल जाती है, वह एक तरह से एकात्मक स्वरूप में बदल जाती है। तो ये हमारा पूरा वित्तीय आपातकाल का एक छोटा सा टॉपिक था। अनुच्छेद 360 के तहत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। आज तक भारत में इसको नहीं लगाया गया है। लगाने का आधार जो है संविधान में सीधा बताया गया है कि अगर भारत में वित्तीय स्थिरता हो, उसी कंडीशंस पर या तरलता की मात्रा में अत्यधिक कमी आ गई हो, उसी परिस्थिति पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ऐसा काम करता है। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जब भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा देता है तो संसद के पास 2 महीने के भीतर दोनों सदनों को साधारण बहुमत से पास करना पड़ता है। साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, इसको हम आगामी लेक्चर में कभी ना कभी जरूर समझाऊंगा आपको पूरी पॉलिटी में सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये सुनने को शब्द मिलता है, इसको हम लोग देखेंगे जरूर, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा, वित्तीय आपातकाल का भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको जैसा कहा कि ना तो राज्य की सरकारें भंग होती हैं, ना ही राज्य की विधानसभाओं को भंग किया जाता है, ना ही मूल अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है। मतलब मूल अधिकार को देश की जनता वैसे ही एंजॉय करती रहती है। सिर्फ वित्तीय मुद्दों पर जो है अब राज्य पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है और राज्य के द्वारा जो भी वित्त विधेयक, धन विधेयक पारित किए जाएंगे वह केंद्र सरकार के पास भी रखे जाएंगे। राष्ट्रपति उस पर विचार करेगा और राष्ट्रपति उस पर अंतिम निर्णय लेता है। ये बदलाव आता है। इसका एक प्रभाव ये भी होता है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सभी अधिकारियों व न्यायपालिका के जजों की सैलरी व भत्तों में आवश्यक कटौती की जा सकती है। तो ये एक प्रभाव हो गया, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत छोटा सा था, इतना ही हमको इसमें पढ़ना था। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा पॉलिटी का लेक्चर्स आप जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर मेंस का क्वेश्चंस के हिसाब से भी मैं आपको ले रहा हूँ और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कैसे कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच।